गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम जो सीरीज़ अपनी शुरू करी है हमने 2023 के लिए प्रीलिम्स के लिए, तो उसका नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम देखेंगे यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए, ठीक है। तो पहली जो है वो एक कमेटी न्यूज़ में है, तो कमेटी का नाम आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो हम देखेंगे कि एक सेबी ने, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है, तो उसकी एक कमेटी बनी है हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ पे। अब हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ जो होती है, आपको पता है अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे डेब्ट सिक्योरिटी होती है, इक्विटी होती है। तो ये दो या उससे ज़्यादा का कॉम्बिनेशन मिलके, मतलब डेब्ट भी होता है उसमें, इक्विटी भी होती है, तो वो हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है। अभी आप इतना ही याद रखिए क्योंकि ये जो है आगे इकोनॉमी में हम देख लेंगे इसको कि हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या होती है, डेब्ट क्या होती है, इक्विटी क्या होती है। अभी आप ये समझ लिए कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज ये होते हैं कि एक तो इसका प्रिडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसको कैपिटल रेज करना है, तो वो बॉन्ड मार्केट के अंदर उतारेगी, ठीक है, सिक्योरिटीज़ लोगों को देगी, लोग इन्वेस्टर्स उसको खरीद लेंगे और उनको इंटरेस्ट पेबल होगा, तो वो एक तरीके से उनको इन्वेस्टमेंट पे उनको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और कंपनी को एडवांटेज ये होगा कि उनको कैपिटल मिल जाएगा, कैपिटल मिल जाएगा तो फिर अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। तो इसीलिए ये होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो इसका एडवांटेज क्या है। एक तो ये हायर यील्ड देता है, यानी कि हायर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है वो हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ का ज़्यादा होता है, हायर होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर को ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा ये रहता है कि प्रिडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, मतलब पहले से ही डिसाइडेड रहता है, तो उसको लॉस नहीं होता। मतलब समझ रहे हो कि अगर मार्केट बेस पे इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, इतना नेगेटिव नहीं जाता इन्वेस्टर, उसको पहले ही पता होता है कि मुझे इतना तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। बस ये है कि ये ट्रांसफरेबल और इसकी एकदम आप उसको सेलिंग नहीं, इतना ज़्यादा मतलब फ्लोटिंग नहीं है सेलिंग पर्सपेक्टिव में। तो इतना आपको हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट मैंने इसलिए न्यूज़ में ये डाला है, आप कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए। कमेटी का नाम है केवी कामत, इसको हेड कर रहे हैं। तो अगर केवी कामत कमेटी आए इकोनॉमी से रिलेटेड, तो आपको सिक्योरिटीज़, हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ याद रखना है। हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है 20 मेंबर की कमेटी है, 20 मेंबर की कमेटी है, इसको चेयर कर रहे हैं केवी कामत, ठीक है, इतना याद होना चाहिए। ये भी रिकमेंड करेगी ऑन मेजर्स फोकसिंग ऑन अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कैपिटल। डोमेस्टिक कैपिटल भी रेस करना है और ग्लोबल कैपिटल कैसे आएगा, और ईज़ ऑफ इशूएंस, ठीक है, इशू करने के लिए कितनी ईज़ है उस पर भी ये जो है मेजर्स देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है। फिर हम सेकंड टॉपिक देख लेते हैं, असम फ्लड्स। आपको पता है हर साल असम में फ्लड्स आते हैं, और इस बार 34 डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट की प्रभावित हैं फ्लड से। अब फ्लड आए क्यों असम में? एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये हो गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कंसंट्रेटेड रेनफॉल इवेंट हो गया वहाँ। कंसंट्रेटेड रेनफॉल इवेंट क्या होता है कि एक शॉर्ट पीरियड में, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई। आपने न्यूज़ में देखा था चेरापूंजी में 1000 mm रेन हो गई एक ही दिन में। वैसे ही असम में 750 mm रेन रिकॉर्ड हुई एक दिन में। ये काफ़ी रेन होती है, ठीक है। आप सोचिए कि 1 मीटर अगर रेन अगर हो गई तो कितना ज़्यादा जो है वाटर लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। तो अब हम यही देखेंगे कि असम में बार बार ये फ्लड्स आती हैं, क्यों आती हैं, उसका कॉज क्या है। अब एवरेज रेनफॉल देखिए, बिटवीन मार्च और मई 719 mm रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, और पड़ती कितनी है, 434। तो आप देखिए जो एक्स्ट्रा ये अराउंड 300 mm रेनफॉल पड़ी है, तो उसकी वजह से इस बार के जो फ्लड्स हैं वो काफ़ी डेवस्टेटिंग है, ठीक है। मैंने आपको बताया कंसंट्रेटेड रेनफॉल इवेंट्स, तो ये आपको लिख सकते हो आप मेंस में। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक जो है, सम फ्लड्स, इसलिए इंक्लूड किया है मैंने। अनप्लान्ड स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन, आपको पता है कि असम में हिल्स एरियाज़ भी हैं, वैली एरियाज़ भी हैं। तो जो आपका जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, जो सॉइल फ्रेजाइल है, वहाँ अगर आप अनप्लान्ड और मतलब अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन आप करोगे तो फिर फ्लड्स आएंगे तो फिर वहाँ लैंडस्लाइड होगी तो डिस्ट्रक्शन होगा, हाउसेस तबाह होंगे, स्कूल्स तबाह होंगे, हॉस्पिटल्स तबाह होंगे। तो एक तो ये अनप्लान्ड स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, वो तो एवरग्रीन है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन चल रहा है। तो मैसिव डिफॉरेस्टेशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज, रेल बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, रोड बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, तो ये सेकंड रीज़न है, आप इसको लिख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फिर तीसरा रीज़न है माइनिंग, रिवर बेड माइनिंग, ठीक है। आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है मेजर रिवर है, फ्लड्स लाती है। दूसरा, वो अपना पैटर्न बदलती है, ठीक है। अपना जो कोर्स है भाई, इतना ज़्यादा डिपॉजिट लेके आती है सिल्ट और सैंड का, तो वो क्या, जो उसका बेड होता है नेचुरल ब्रेडेड चैनल होता है, तो उसमें सैंड और जो सिल्ट होती है वो भर जाती है तो फिर रिवर इधर उधर माइग्रेट करती है, तो वो अपना पैटर्न चेंज करती है, ठीक है। उसका जो रिवर बैंक है वो एक्सपेंड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है ब्रह्मपुत्रा का, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अनस्टेबल नेचर है, तो रिवर बेड जो खंजरी और सिल्ट लेके आती है उसकी माइनिंग भी होती है, ठीक है। तो ये एक इशू ये है, ठीक है। एक तो कंस्ट्रक्शन हो गया, ये एंथ्रोपोजेनिक हो गया, फिर हो गया डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन भी है, फिर माइनिंग मैंने आपको बता दिया, फिर मैंने आपको ये भी बता दिया हाई सेडिमेंटेशन रेट है ब्रह्मपुत्रा रिवर का, चाइना से आती है तो उधर से जो है पूरा सिल्ट लेके हुए नीचे आती है, तो वो जो है चैनल पूरा फिल्ड अप हो जाता है, तो बेसिकली उसकी ड्रेजिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ड्रेजिंग होती है, इतनी ज़्यादा ड्रेजिंग हो नहीं पाती, तो पानी इधर उधर जाता है, तो फिर फ्लडिंग कॉज होती है। चौथा जो रीजन है वो है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको पता है अर्थक्वेक्स आएंगे तो लैंडस्लाइड्स होगी अगर फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, ठीक है। जो आपके जो पेड़ होते हैं हिल्स पर, वो जो रूट स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड कर देते हैं, तो अगर एकदम ज़्यादा रेनफॉल होगी तो लैंडस्लाइड होने के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए पेड़ उगाना, दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको, ठीक है। रिवर बैंक इरोजन मैंने आपको बता ही दिया। मान लीजिए रिवर का बैंक है, दोनों तरफ बैंक है, लेफ्ट और राइट बैंक, अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन करोगे और नदी अगर वहाँ सिल्ट भर गया और नदी अपना चैनल छोड़ती है, इधर उधर जाती है, तो फिर उनका क्या होगा, वहाँ जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो उनको तो नुकसान होना ही होना है, ठीक है। और फिर जो जो आपकी वाइल्ड लाइफ है, समझ रहे हो, टर्टल्स हैं आपके, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, तो वो अपना जो घर बनाते हैं वो बैंक के आसपास ही बनाते हैं, और स्पेशली एग लेइंग टर्टल्स जो होते हैं वो उधर ही एग्स ले करते हैं रिवर्स बैंक्स पर, तो वो पूरा वो इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है, ठीक है। इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है तो फिर वाइल्ड लाइफ को भी इफ़ेक्ट पड़ता है, वाइल्ड लाइफ फिर मैन और पर्सन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाती हैं, तो इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। एक रीज़न और है, आपको पता है डैम्स बने हुए हैं, तो डैम्स की वजह से फिर एरोजन होती है, एकदम अगर फ्लड्स आ जाता है तो काफ़ी अगर पानी रिलीज़ करते हैं तो फिर जो एरियाज़ हैं हमारे डूब एरियाज़ होते हैं वो डूब जाते हैं पूरे, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। टोपोग्राफी ऑफ द रीजन इन द शेप ऑफ अ बाउल, ठीक है। अब ये है जोग्राफिकल, फिजिकल जोग्राफिकल कॉज, ठीक है, कि भाई वाटर लॉगिंग क्यों होती है, फ्लड्स एकदम क्यों जो है पानी ड्रेन नहीं हो पाता, पानी ड्रेन नहीं हो पाता, बेसिक रीज़न आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये हिल है, ठीक है, ये हिल है, अब मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए ये एक हिल है, एक ये हिल है, ठीक है। अब इसके बीच में वैली है, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये हिल का टॉप है और ये हिल का टॉप है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये मान लीजिए हिल का टॉप है, अब ये क्या हुआ, ये वैली है, यहाँ लोग रहते हैं, और ये हिल का टॉप है, ये वाटरशेड है। अब यहाँ जितनी भी बारिश होगी इस एरिया में वो कंसनट्रेटेड होकर नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो यहाँ सारा वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। आप ये बेसिकली यहाँ समझ लीजिए कि अगर यहाँ बारिश हुई, ये वाटरशेड एरिया है, यहाँ जो भी बारिश होगी वो स्लोप पे इधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो यहाँ जो है सारा वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो वाटरशेड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पूरा शेप है जो वैली का, वो ऐसा ही शेप है, इसके शेप की वजह से क्या होता है कि सारा पानी एक्यूमुलेट हो जाता है बाउल में, तरीके का वैली के अंदर बाउल बन जाता है और फिर वहाँ फ्लडिंग होती है, ठीक है। तो आप ये कॉजेज लिख सकते हैं, इसके अलावा आप एफॉरेस्टेशन भी लिख सकते हैं कि एफॉरेस्टेशन नहीं हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रहा है, एफॉरेस्टेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। फिर हम आगे देख लेते हैं नीति आयोग, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन हटा के नीति आयोग आया था, तो नीति आयोग के आपको पता है चेयरमैन पीएम होते हैं, वाइस चेयरमैन आपको पता ही है चेंज हुए हैं। अब रिटायर्ड जो सीईओ होते हैं नीति आयोग के वो चेंज हुए हैं, अमिताभ कांत को हटाया गया है
और परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है। 1981 बैच के IAS ऑफिसर हैं, यूपी का आर्डर के थे। ही विल रिप्लेस अमिताभ कांत, मैंने बता दिया। अपॉइंटमेंट अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, यह आपको पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, तो ये हैं परमेश्वरम अय्यर, CEO नीति आयोग। आप मुझे कमेंट में नीचे लिख के बताइए कि वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के। चेयरपर्सन तो पता है PM होते हैं, और फिर आप मुझे बताइए, ठीक है, कि किसको अभी प्रेजेंट में कौन है, कमेंट में नीचे लिख के बताइए। फिर एक अवार्ड है कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड, ये 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा, फाउंडर इन्फोसिस के NR नारायण मूर्ति, और तीसरे बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 3 है। कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड एक मतलब छोटा सा ऑब्जेक्टिव टॉपिक है। जुलजाना है ईरान की नई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जैसे हमारा GSLV और PSLV है, वैसे इन्होंने बनाया है। 25.5 मीटर लेंथ है इसकी। केपेबल है कैरिंग अ पेलोड ऑफ सैटेलाइट, 220 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 किलोमीटर्स। तो ये लियो ऑर्बिट हो गई, लो अर्थ ऑर्बिट हो गई। आप कमेंट में नीचे लिख के बताइए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस ऑर्बिट में है, ठीक है, जियो स्टेशनरी में है या पोलर ऑर्बिट में है या लियो लो अर्थ ऑर्बिट में है, आप मुझे बताइए। 3 स्टेज रॉकेट है, इतना आपको पता होना चाहिए। सॉलिड लिक्विड, क्रायोजेनिक नहीं है इसमें, ठीक है, सॉलिड फ्यूल है और लिक्विड फ्यूल है, ये मैंने आप बताया। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज जो है सॉलिड फ्यूल है और थर्ड स्टेज लिक्विड फ्यूल है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये है जुलजाना जो है बताते हैं कि जो इमाम अली थे, इमाम अली के हॉर्स का नाम जुलजाना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक फैक्ट, छोटा सा फैक्ट है। बेसिकली आप सूफी मूवमेंट भी देख लेना एक बार, और बैटल ऑफ करबला देख लेना, शिया वर्सेस सुन्नी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कर्ज, ये आपको पता होना चाहिए। कुर्दिस्तान जो है टर्की और सीरिया के बॉर्डर पर, यह आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। सूफीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और सूफिज़म तो इम्पॉर्टेंट है ही एज अ टॉपिक। अब हम देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी आया है, ओशन मरीन हीट वेव्स। मरीन हीट वेव्स क्या हो रही हैं अब ये आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने फेस किया होगा कि इंडिया में काफ़ी वार्मिंग हो गई है और हीट वेव्स बहुत हैं। एक आर्टिकल आया था, उसमें ये आया था कि ऑफिशियली इंडिया में लास्ट ईयर 280 हीट वेव्स रिकॉर्ड हुई हैं। आप सोचिए 365 में से 280 हीट वेव्स अगर रिकॉर्ड हुई हैं तो कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस साल वीट प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ है हीट वेव्स के कारण, तो आप देखिए PDS पे कितना असर पड़ गया। PDS में जो है ऐसा वीट और गेहूं को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, तो ये कितना देखिए आप क्लाइमेट चेंज की वजह से डिसरप्शन हो रहा है। हम लैंड के हीट वेव को तो समझते हैं, लेकिन क्या हम मरीन ओशन हीट वेव को समझ पा रहे हैं? डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि जो ओशन जो मरीन हीट वेव्स हो रहे हैं, ओशन वार्मिंग हो रही है, वो लैंड से काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो वहाँ डिसरप्शन काफ़ी लार्ज हो रहा है। डिसरप्शन हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। फिर दूसरा ये कि हम जो है एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं, एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं होलोसीन एपॉक में, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाई ओशन टेम्परेचर्स आर चेंजिंग ओशन करेंट्स, तो जो ओशन करेंट्स हैं जो आप पढ़ते हैं हॉट एंड वार्म, जैसे गल्फ स्ट्रीम हुआ, एगुलास हो गया, कुराशियो करंट हो गया, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लेब्राडोर हो गया, हम्बोल्ट हो गया, तो ओशन करंट पे आप नाम जो है एक बार चेक कर लेना सारे, कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है। बेसिकली मैं ये मेंस के लिए इंक्लूड किया है मैंने। हाई ओशन टेम्परेचर की वजह से ओशन करंट चेंज हो रहे हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। जो सी सरफेस टेम्परेचर SST होता है ट्रॉपिकल इंडियन ओशन का, वो 1 डिग्री बढ़ गया है, 1 डिग्री बढ़ गया है लगभग, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी भी वार्म हो रही है। बेसिकली वेस्टर्न इंडियन ओशन वार्म हो रहा है और नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल वार्मिंग हो रहा है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, ठीक है, और अरेबियन सी भी वार्म हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, साइक्लोन्स अरेबियन सी में भी आने लगे। जैसे अगर सी सरफेस टेम्परेचर अगर ओशन का बढ़ गया
तो वहाँ आपको पता है क्या होता है, साइक्लोनिक जो फॉर्मेशन होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर सरफेस बेसिकली SST अगर बढ़ जाए तो आप ये समझ लीजिए साइक्लोन फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस टेम्परेचर के साइक्लोन फॉर्मेशन। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट है कि मरीन हीट वेव्स, ठीक है, मरीन हीट वेव्स रिकॉर्ड करी जा रही हैं इस साल भी, प्रीवियस ईयर भी, और उसमें ये रिकॉर्ड किया जा रहा है जो टेम्परेचर है वो कोई 1 डिग्री नहीं बढ़ रहा, वो 3 डिग्री बढ़ रहा है। तो आप सोचिए 3 डिग्री तक बढ़ चुका है टेम्परेचर। और आपको पता होना चाहिए 90% जो है ओशंस हमारी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को अज्यूम करके रखते हैं, ठीक है। जो 90% स्पीशीज़ पाई जाती है हमारी, वो सारी की सारी ओशन के अंदर पाई जाती हैं। कोरल रीफ में तो अभी इतनी सारी हैं, 500,000 स्पीशीज़ अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हम लोग। तो बेसिकली हम लैंड के बारे में तो काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन ओशंस के बारे में अभी नॉलेज हमारी लिमिटेड है। दूसरी, इससे क्या होगा, एल नीनो इवेंट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है एल नीनो होता है तो फिर मानसून प्रभावित हो जाता है हमारा, ठीक है, हमारा प्रभावित हो जाता है। लेकिन जो सेंट्रल अमेरिका वाला साइड है ना, वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाला जो पार्ट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ बारिश कम होती है एल नीनो में। ला नीनो भी वेरी करता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी आपको एल नीनो आपको पता है ना कि जो पेरुवियन कोस्ट है, ये मान लीजिए साउथ अमेरिका का पेरुवियन कोस्ट है, ये पेरुवियन कोस्ट है, ये वेस्ट वाला, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ओशन का वो थोड़ा स्लाइटली वार्म हो जाता है, उसके अपेक्षा में जो ईस्ट वाला पार्ट है वो कोल्ड हो जाता है। ला नीना में ये उल्टा हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एल नीनो इवेंट ये होता है, ठीक है। एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स विल राइज, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे, फिर आपके थंडर स्टॉर्म्स फॉर्मेशंस होंगी, उससे लॉस होता है, लाइटनिंग इवेंट्स होते हैं, उससे लोग मारे जाते हैं, मास एक्सटिंक्शन हो सकता है मरीन स्पीसीज़ का। तो ये सब इस समय चल रहा है। हमें पता होना चाहिए कि भाई सरफेस पे तो जो है दिक्कत हो ही रही है, लेकिन ओशन में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ओशन जो है सब स्ट्रेटा है, जो डीप ओशन है वो कार्बन को स्टॉक भी है, वहाँ हीट स्टॉक्स भी हैं, कार्बन को सिक्वेस्टर करके रखते हैं। अगर वो ज़्यादा वार्म हुए तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे उतनी वार्मिंग, और फिर एकदम से टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ होगा और फिर मास एक्सटेंशन हो सकता है। तो इतना हमें पता होना चाहिए। मैंने ये एक छोटा सा टॉपिक इंक्लूड किया है, मरीन हीट वेव्स अकर एवरीवेयर इन द ओशन, ठीक है। अब आप देखिए 2003 में मेडिटेरेनियन सी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन एवरेज फॉर 30 डेज, ठीक है। लार्जेस्ट इवेंट था मास मोर्टेलिटी ऑफ मरीन लाइफ इन रॉकी रीफ्स, ये हुआ, ठीक है। वार्म एयर नॉर्मल हीट वेव्स कैन ड्राइव मरीन हीट वेव्स, ठीक है। तो ये भी है, लैंड की जो हीट वेव्स होती हैं वो मरीन हीट वेव्स ड्राइव कर सकती हैं। ओशन करेंट्स कैन ड्राइव मरीन हीट वेव्स, ठीक है। ओशन करेंट्स जो वार्म वाटर लेके जाएंगे वो भी फिर आपके जो हीट वेव्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मरीन हीट वेव्स इवेंट टू अकर, एल नीनो फिनोमेना अगर इंक्रीज़ होगा तो भी मरीन हीट वेव्स बढ़ेंगी। देखिए 2011 में 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा वार्म हुआ था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, आपको मतलब मेंस में अगर आया आपको लिखना है, ये मरीन हीट वेव्स के बारे में आप लिख सकते हैं। 2022 की ग्लोबल ओशन कॉन्फ्रेंस भी हो रही है 27 जून से 1 जुलाई तक, ठीक है। कहाँ हो रही है कमेंट में लिखोगे, मैं बता देता हूँ। पोर्चुगल की कैपिटल में हो रही है, लिस्बन में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।